of financial statement of foreign operations. For the purpose of translation of financial statement of foreign operations. foreign operation हमने पढ़ लिया था, सेल है पर वो ज्वाइंट वेंचर है आपका, या वहां आप कुछ भी ब्रांच चला रहे हो, एसोसिएशन है आपकी वहां पर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्लासीफाई द फॉरेन ऑपरेशंस इनटू टू टाइप. अब फॉरेन ऑपरेशन को भी वो दो तरह से ले रहा है, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस. हम इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं? ए फॉरेन ऑपरेशन विच इज कैरिड as if it were extensions of the reporting entities. एक्सटेंशन क्या होती है? देखो, मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उसी के साथ थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर ली उसको, तो कहने का मतलब ये कि आप ऑपरेशन इस तरह से कर रहे हो कि वो आपका कोई अलग पार्ट नहीं है, आप ही ने अपनी एक और वहां पर एक्सटेंशन खोल ली. फ्रेंचाइजी जिसको आप कह सकते हो, ठीक है. एक्टिविटीज लाइक डिपेंडेंट ब्रांचेस, तो वो काम किस तरह से कर रही है? डिपेंडेंट ब्रांच की तरह, क्योंकि वो डिपेंडेंट हमारे इंडियन जो रजिस्टर्ड फॉर्म है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट ब्रांच जिस तरह से काम करती है, वो फॉरेन ऑपरेशन भी उसी तरह से कर रहे हैं. सेल डिपो भी हो सकता है वो आपका, सेल के लिए आपने वहां पर अपना एक आउटलेट खोल लिया, या फॉरेन आर्म भी आप उसको बोल सकते हो, विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल. कुछ आपका ऐसा है कि रॉ मटेरियल आपको वहां ठीक मिलता है, तो वहां पर आपने एक फैक्ट्री खोल ली, एक सप्लाई चेन का पार्ट बन गया कि रॉ मटेरियल आप वहां से प्रोड्यूस करके इंडिया में ला रहे हो, एंड ट्रांसफर इट टू द हेड ऑफिस. और फॉरेन ऑपरेशन ओनली रेजेस फाइनेंस टू हेल्प द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस, या फिर आपने सिर्फ इसलिए खोल लिया वहां पर अपनी एक ब्रांच की जो आपके लिए फाइनेंस कलेक्ट कर सके. अब वो कहता है कि ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन. अब इसको आप किस तरह से ट्रांसलेट करोगे बैलेंस शीट डेट पे अपने अकाउंट्स में, जो आपके इंटेग्रल पार्ट है आपके, यानी कि आप ही की एक्सटेंशन है, डिपेंडेंट ब्रांच है, सेल डिपो है, कुछ भी है. Then the individual items in the financial statement of foreign operations are translated as if all these transactions has been entered into by reporting enterprises. तो हम यही मानेंगे कि वहां पर जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा भी आपके हलचल हो रही है, तो वो हम ये मानेंगे कि हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी ही कर रही है, वो खुद वहां की ब्रांच कुछ नहीं कर रही है. तो हमें सारी की सारी चीजें ट्रांसलेट करनी पड़ेंगी अपनी करेंसी में. In that case, the financial statement should be translated by using the principle as prescribed for foreign currency transactions of the reporting entity. It means आपको ईच एंड एवरी चीज अपनी करेंसी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तो अब वो क्या कहता है? इंडिविजुअल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस आर ट्रांसलेटेड एट एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अल्टरनेटिवली एवरेज रेट. तो मेन यही चीज है फोकस, कि अगर वो आपके इंटेग्रल पार्ट है, आपके हिस्सा आपका बिना अलग किए हुआ हिस्सा है, यानी कि आप ही की एक्सटेंशन है, आप ही की ब्रांच है, और एक आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो आप उसको हर चीज को एक्चुअल रेट पे लोगे. जिस रेट को आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, उसी रेट के हिसाब से उसकी बुकिंग कर दोगे. और अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो एवरेज रेट पे आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. कई बार बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनका पॉसिबल नहीं होता कि हर ट्रांजैक्शन को हम सेम रेट पे कन्वर्ट करें. छोटी छोटी ट्रांजैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो फिर चेंजेस भी आ जाते हैं कैलकुलेशन में. तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपकी आज सेल हुई 10 रुपए की, कल 100 की, परसों 15 की, डॉलर में कह रही हूँ मैं. तो अब हर रोज चेंज करोगे तो मुश्किल हो सकती है. तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरे महीने की सेल ले ली और महीने की एवरेज निकाल ली, तो हम उसको एवरेज रेट भी अप्लाई कर सकते हैं. ये बात क्लियर हो गई? करनी सारी है, ये श्योर है. ठीक है. चाहे आप 1 to 1 कर लो या फिर एवरेज रेट से कर लो. The cost and depreciation of the tangible fixed assets is translated using exchange rate at the date of purchase of asset. If asset is carried at cost. अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम cost पे लेके आ रहे हैं, तो हम कौन सा रेट लेते हैं? जिस रेट पे वो खरीदी थी, जिस डेट को वो हमने खरीदी थी, उसी डेट की एक्सचेंज रेट हम लेते हैं. ठीक है. अगर हम फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं,
तो फिर हम एग्जिस्टेड रेट लेते हैं, जिस रेट की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी जिस रेट को हम उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उस रेट का एक्सचेंज रेट लेते हैं। The cost of inventories is translated at exchange rate that existed when the cost of inventory was incurred. जिस डेट को आपने कॉस्ट उस इन्वेंट्री को खरीदा था, उस डेट का एक्सचेंज रेट लोगे आप। एंड रिलाइजेबल वैल्यू कब लोगे? जो एक्सचेंज रेट यानी कि बैलेंस शीट डेट वाली। तो विच एवर इज लोअर हम लेते हैं, वही आपका यहाँ पर भी चलेगा। Exchange difference is arising on translation of financial statement into integral foreign operation should be charged to profit and loss account. और अब जब आप सारी ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट कर रहे हो अपनी करेंसी में, ऐसा करने से आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लोगे। जो भी डिफरेंस आएगा, अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में चार्ज कर दोगे, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में कर दोगे। Exchange difference arising on translation of the financial statement of foreign operation, उसमें हो सकता है कोई टैक्स की कैलकुलेशन भी हो, क्योंकि अगर आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच है, वहां आप काम कर रहे हो, तो वहां टैक्स भी देना पड़ेगा। अब वहां का टैक्स तो उस रेट से जाएगा, हमारा टैक्स हमारे रेट से जाएगा, तो भी हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपका उसमें अंदर टैक्स भी डील कर रहे हो, तो वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में नहीं डील करेंगे, वहां पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डील करेंगे, अकाउंट्स फॉर टैक्स ऑन इनकम। ठीक है। अब आता है नॉन इंटेग्रल पार्ट। अगर वो आपका इंटेग्रल पार्ट नहीं है और नॉन इंटेग्रल है, यानी कि चल रहा है बस, ठीक है, आपका कंट्रोल है, आप उसको ज्यादा बोदर नहीं कर रहे, तो उसमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 अप्लाई नहीं होगा। However, it describes the same as per accounting standard following the indications for non-integral operations. उसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपके नॉन इंटेग्रल ऑपरेशंस हैं, क्या वो आपके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज से मतलब जो इंडिया में हमारी कंपनी है। While the reporting enterprise may control the foreign operations, the activities of foreign operations are carried independently without much dependence. देखो, बात वही आती है कि अगर वो आप पे पूरी की तरह पूरी डिपेंडेंट है, ठीक है, तो फिर आप उसको कैसे लोगे? इंटेग्रल पार्ट लोगे। जितना हंसी कहते हैं ना कि बच्चों के साथ आप घूमने जा रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी के पेरेंट्स हो, तो बच्चे जब डिपेंडेंट होते हैं, जब तक वो माइनर हैं, यानी कि वो पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट है, उन्हें एक चॉकलेट भी खानी है तो वो मम्मी से पैसे मांगेंगे कि मेरे को चॉकलेट लेनी है, मुझे रजिस्टर लेना है। और जब वो खुद अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, आपसे नहीं पूछते क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उस केस में हमें कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। उस केस में वो अपना खुद देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। सो आपका सिर्फ कंट्रोल है उनके ऊपर। बच्चों के ऊपर कंट्रोल तो पेरेंट्स का हमेशा ही रहता है ना। ठीक है, चाहे वो बड़े भी हो जाएं, आप बाहर भी चले जाओ, तो भी मम्मा फोन करके पूछती रहेगी खाना खाया कि नहीं खाया, ये किया कि नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरी तरह वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपसे बिना पूछे वो ना सेल कर सकते ना परचेज कर सकते कुछ, तो वो आपका इंटेग्रल पार्ट है और वो हमने ऊपर पढ़ लिया। लेकिन अगर वो अपने आप से इंडिपेंडेंट हैं, खुद अपना काम करते हैं, आपसे नहीं पूछने की उनको जरूरत, तो उस केस में आप कंट्रोल तो कर रहे हो उनको, सिर्फ कंट्रोल ही कर रहे हो। Transactions with reporting enterprises are not a high proportion of foreign operations activities, या फिर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं भी नहीं, थोड़ी बहुत वहां पर होती हैं छुटपुट सी। Activities of foreign operations are mainly financed by its operations और from local borrowings, यानी कि आप उनको फाइनेंशियली भी कोई हेल्प नहीं कर रहे, वो खुद ही अपने ऑपरेशन से काम से कमा रही हैं, या वहां से लोकल बैंकों से उन्होंने बोरो कर रखा है। इन अदर वर्ड्स, वो अपना फाइनेंस भी इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही हैं, और आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपसे, आप उनको कुछ हेल्प नहीं कर रहे फाइनेंशियली, तो फिर आप उनको, वो आप पे डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। फॉरेन ऑपरेशन सेल्स आर मेनली इन करेंसीज अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। सिर्फ वहां की जो सेल्स होती हैं उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो वहां की करेंसी में होंगी, और हमारी करेंसी में अगर हमें उसको ऐड करना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। All the expenses by foreign operations are primarily paid in local currency. अब ऑब्वियसली है, जो वहां खर्चा करेगी वो ब्रांच आपकी, तो वो तो अपनी करेंसी में ही खर्च करेगी, वहां पर तो इंडियन रुपीस उनसे कोई लेगा नहीं।
डे टू डे कैश फ्लो भी फॉरेन करेंसी में होगा, सेल प्राइस भी वहां पर डे टू डे एक्सचेंज रेट के हिसाब से रिपोर्टिंग करेंसी की हम ले सकते हैं। देयर इज एन एक्टिव सेल मार्केट फॉर द फॉरेन ऑपरेशंस प्रोडक्शन, और वहां पर आपकी मार्केट अच्छी है, मतलब कि आपके एक्टिवली ऑपरेशंस हो रहे हैं, काम सारे ठीक हो रहे हैं। These are only indicators and not disconclusive factor to classify foreign operation as known। वो कहता है ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम उसको नॉन इंटेग्रल डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कंक्लूसिव फैक्टर्स नहीं है। इसके अलावा और फैक्टर्स भी हो सकते हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि कोई हमारी जो ब्रांच है वहां पर वो हमारी जो वो हमारी फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटेग्रल है या इंटेग्रल है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द factual information situation of the particular case and therefore proper judgment आपको लेनी है। अब आपको जब आपको कोई केस दिया जाएगा तो आपको पढ़ के खुद जजमेंट लेनी है कि हम इसको इंटेग्रल माने या नॉन इंटेग्रल माने। इन केस क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट, मान लो आपने उसको नॉन इंटेग्रल मान लिया, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग आर जनरली क्लासिफाइड एज नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। तो ज्यादातर नॉन इंटेग्रल ही मानते हैं वो कह रहे हैं। तो ट्रांसलेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉन इंटेग्रल कैसे करोगे? अकाउंट्स ऑफ नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस आर ट्रांसलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब जो बैलेंस शीट आइटम्स होती हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, चाहे वो मॉनेटरी है चाहे नॉन मॉनेटरी है, उन सब पे क्लोजिंग रेट लगेगा, यानी कि जिस डेट को आपकी बैलेंस शीट बन रही है उस डेट के एक्सचेंज रेट से आप उसको कन्वर्ट करोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस डेट को लोगे? जिस डेट को आपकी वो ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट से आप लोगे, या फिर आप एवरेज रेट ले सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल क्या, मतलब मटेरियल इम्पैक्ट क्या है। जो हम कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी पढ़ते हैं ना, उसके हिसाब से देख सकते हो। मतलब आप दो चीजें ले सकते हो, या तो एक्चुअल रेट या फिर एवरेज रेट। रिजल्टिंग एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस should be accumulated in foreign currency translation reserve until disposal of net investment in non integral foreign operations। अब देखो, जब इंटेग्रल लिया था तो हमने क्या किया था, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को, डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर दिया था, यही किया था ना हमने एट द एंड। हाँ जी। यस मैम। लेकिन यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं कर रहे, हम उसको रिजर्व में रख रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारे वो फॉरेन ऑपरेशन चलेंगे तो उस डिफरेंस को हम, जैसे हम अपनी एसेट्स की, समझ लो अब वो आपकी एक एसेट है, तो हम अपनी एसेट की रिवैल्यूएशन करते हैं, तो रिवैल्यूएशन को रिवैल्यूएशन रिजर्व में रख देते हैं ना, ताकि कल को उसका कुछ लॉस हो तो वहां से कवर कर लेंगे। वही चीज यहाँ है, अगर कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है और वो एक्यूमुलेट हो रहा है, आपका प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप रिजर्व में रख लो। ठीक है, क्लियर? यस मैम। नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन यस इंटेग्रल मैम। फॉरेन नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, जब आपने उसमें पैसा कुछ लगाया हुआ है, अगर एन आइटम फॉर विच सेटलमेंट इज नीदर प्लान्ड नॉर लाइकली to occur is foreseeable future which is in substance of net investment in non-integral foreign operations which may be calculated as। अब net investment क्या है हमारी वहां पर? all assets minus liabilities, यही होती है हमारी। हाँ जी, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, पहले ये याद रख लो। ऑल एसेट्स जिसमें हमने रिसीवेबल नहीं लेने, और ऑल लाइबिलिटीज जिसमें हमने पेबल नहीं लेने। ठीक है, क्योंकि रिसीवेबल पेबल को हम अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो मॉनेटरी आइटम्स में आ जाती हैं। तो ऑल एसेट्स एक्सक्लूड ट्रेड रिसीवेबल माइनस ऑल लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग ट्रेड पेबल, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी नेट इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, ओके। यस मैम। कंटिंजेंट लाइबिलिटी किस रेट पे लेनी है? क्लोजिंग रेट पे। और टैक्स के इफेक्ट हमने नहीं लेने हैं, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के हिसाब से लेने हैं। मैंने नॉन इंटेग्रल फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन ज्वाइंटली कंट्रोल्ड, ज्वाइंट वेंचर भी हम उसको बोल सकते हैं, सब्सिडरी भी बोल सकते हैं, इज कंसोलिडेटेड विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज फॉलो नॉर्मल कंसोलिडेटेड प्रोसीजर सच एज। जब हम उसकी बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट के साथ कंसोलिडेट करेंगे तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? देखो, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइज होगा ऑन द एक्विजिशन,
as a result of consolidation is translated using at closing date। अब उसमें गुडविल हो या कैपिटल रिजर्व हो, जो भी आएगा कंसोलिडेशन पे वो आपने क्लोजिंग रेट पे लेना है, यानी कि जिस रेट को बैलेंस शीट बना रहे हो। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस आर इलिमिनेटेड, वो क्या होती हैं, कुछ पैसा हमने उनको देना है, कुछ उन्होंने हमको देना है, तो लेना देना जो अपनी ही आपस की ब्रांचेस से होता है उसको हम इलिमिनेट कर देते हैं। ये हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 में। Exchange difference arising on intra-group monetary items, whether short-term or long-term, can't be set off against the corresponding amount arising on the other intra-group balances. Because the monetary items represents commitment to convert one currency into another, expose the reporting enterprises to gain or loss through currency fluctuations. This difference is to be recognized as income or expenses in the consolidated financial statement. ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं ऊपर। अब वो कहता है इन एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन मॉनेटरी आइटम दैट इज सब्सटेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, जो उससे अलग है, इन द नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन शुड बी एक्यूमुलेटेड इन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। जो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया एक पार्ट, दूसरे पार्ट को हमने कहा लेना है ट्रांजैक्शन रिजर्व, ट्रांसलेशन रिजर्व। प्रोसीजर फॉर डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट पॉलिसी शैल बी फॉलोड एज मेंशन्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अब आता है डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। डिस्पोजल क्या होता है, जब हमने उसको बेच देना है, यानी कि हम उससे बाहर आ जाएंगे। व्हेन नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज डिस्पोज्ड फुल्ली और पार्शली, द कोरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज डिफरेंस लाइंग इन द एक्सचेंज ट्रांसलेशंस रिजर्व इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंसेस। जब आप अपनी अपनी फॉरेन ब्रांच को बेच दिया, तो जो आपकी बुक्स में जो उसके रिजर्व दिखा रहा है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिजर्व, उसको आप अपनी इनकम बना लोगे अगर तो वो लाइबिलिटी साइड में है, और अगर डेबिट साइड में है, एसेट साइड में है, तो उसको अपना एक्सपेंस बुक करके खत्म कर दोगे। क्योंकि जब आपकी ब्रांच ही खत्म होगी, आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया, तो फिर आप उसके रिजर्व रख के करोगे क्या। मतलब नॉन इंटेग्रल का मतलब है कि एक तरह से आपकी एसेट है, वहां पड़ी है, उसका एक्सचेंज रेट निकाल लिया आपने, और अगर वो बेच रहे हो आप, तो फिर उसको खत्म करो, उसके प्रॉफिट और लॉस को खत्म करो। क्लियर? हाँ जी, समझ आई यस आपको? मैम। अब वो ये Yes, कहते हैं ma'am. कि डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं हम। डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन में क्या क्या आएगा, या तो आपने पूरे की पूरा वो यूनिट बेच दिया किसी को, वहीं के बंदे को, आपसे नहीं चलाया जा रहा, आप बेच सकते हो। लिक्विडेशन कर सकते हो, इंसॉल्वेंट हो गया वहां का यूनिट आपका, लिक्विडेट कर दो उसको। और रीपेमेंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, आपने वहां के जो शेयर खरीदे हुए थे जिसकी वजह से आपका कंट्रोल था वहां पर, वो शेयर वापस कर दो। रीपे या उन्होंने आपके शेयर खरीदे हुए हैं तो आप वापस खरीद के उसकी पेमेंट कर दो। एबडोमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस, अपनी एंटरप्राइज की बैलेंस शीट से उसको बुरी तरह से बाहर निकाल दो, क्लीनिंग कर दो, समझ लो वो आपका पार्ट है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को घर से निकाल दिया, छोड़ो अब ये हमारा नहीं है, वो चीज है। अब आप उसको बिल्कुल अपनी बुक्स में रखोगे नहीं, उसका कुछ भी पार्ट नहीं रखोगे, ना उससे कोई लेना देना रहेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस इफ इट इज ट्रीटेड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, पार्शियल डिस्पोजल। तो अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट रखनी है तो उसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट की तरह रख सकते हो, अदरवाइज आप उससे कोई लेना देना नहीं रखोगे। डिस्पोजल डज नॉट इंक्लूड, अब क्या चीज डिस्पोजल में नहीं आती है, अगर आप नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन की किसी एसेट को राइट डाउन कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका डिस्पोजल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट डाउन ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में हम पढ़ते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कब होती है, जब हमारा कैरिंग अमाउंट जो है वो कम दिखाता है और ज्यादा दिखाता है, फेयर वैल्यू हमारी कम है, मार्केट की वैल्यू कम है, और हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसको इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। उसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू राउट डाउन होगी, जीरो हो गई, खत्म होगी, तो फिर आप उसको अपनी बुक्स में दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी डिस्पोजल कर दी।
ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स, जब आप डिस्पोजल कर देते हो तो ट्रांसलेशन रिजर्व्स को अभी हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं, बट अब देखना यह है कि आप पार्शियल डिस्पोजल कर रहे हो या फुल डिस्पोजल कर रहे हो। अगर तो फुल डिस्पोजल कर रहे हो तो फिर इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दो बिना सोचे समझे। और अगर आप पार्शियल कर रहे हो तो जितना प्रोपोर्शनेट आप डिस्पोजल कर रहे हो उतने ही प्रोपोर्शन को, जैसे अगर आपने फोर फीचर पढ़ा हो, पढ़ा याद है आपको? फोर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ा है ना आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो ma'am. जब हम सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर देते थे तो बचा हुआ पैसा हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते थे, और अगर पार्शियल री Yes, ma'am. इशू कर रहे हैं तो फिर उसका प्रोपोर्शनेट निकाल के डालते थे ना। Yes, ma'am. यहाँ भी वही करना है। अगर आप पूरा ही डिस्पोजल कर रहे हो तो जितना भी ट्रांसलेशन रिजर्व में पड़ा है सारा प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करके खत्म कर दो, और अगर आप प्रोपोर्शनेट कर रहे हो तो फिर उसका पार्शियल कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेट निकाल के उनको इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बुक कर लो। The above treatment of foreign currency translation is done in the period in which gain or losses disposal is recognized. When there is change in classification from integral to non-integral या non-integral to integral. अब ऐसा भी हो सकता है आप चेंज कर दो, जैसे हम डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रहे थे वैसे ही हम अपनी ब्रांच का भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पर वो डिपेंडेंट है, यानी कि किसी बच्चे को हम घर से निकाल रहे हैं बाद में उसको वापस भी ला सकते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि हम एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया, ठीक है? तो मान भी जाते हैं। इंटेग्रल और टू नॉन इंटेग्रल में आप चेंज कर सकते हो, भाई पहले बंटवारा कर सकते हो, फिर नॉन इंटेग्रल से इंटेग्रल पे भी आ सकते हो, कोई भी चेंजेस कर सकते हो। और जब आप ये चेंजेस करोगे तो उसको कैसे आप ट्रीट करोगे अपनी बुक्स में। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एज अंडर। पहला पॉइंट है, जब आप इंटेग्रल से नॉन इंटेग्रल पर आ रहे हो तो आपने क्या करना है, यानी डिपेंडेंट था पहले वो आपके ऊपर, अब आप उसको इंडिपेंडेंट बना रहे हो। ट्रांसलेशन प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नॉन इंटेग्रल शैल बी फॉलोड फ्रॉम डेट ऑफ चेंज। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जिस डेट से आपने उसको नॉन इंटेग्रल बना दिया उस डेट से आपके कौन से प्रोसीजर फॉलो होंगे, नॉन इंटेग्रल वाले, ठीक है? और इंटेग्रल डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स at the date of reclassification is accumulated in foreign currency translation reserve. क्योंकि अब आपने इंटेग्रल से नॉन इंटेग्रल पे बना दिया है तो फिर उसका जो डिफरेंस आएगा वो हम ट्रांसलेशन रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि नॉन इंटेग्रल को हम ट्रांसलेशन रिजर्व में डालते हैं। अब रेसिप्रोकल पे आते हैं, नॉन इंटेग्रल से इंटेग्रल पर आ गए तो ट्रांसलेशन प्रोसीजर अब कौन सा एप्लीकेबल होगा, इंटेग्रल वाला, जिस डेट से आप चेंज कर रहे हो उस डेट से। दूसरा, ट्रांसलेशन अमाउंट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो है वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लोगे। कौन सी कॉस्ट पे लोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और एक्सचेंज डिफरेंस जो है जो आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में पड़ा होगा अब आप उसको इनकम या एक्सपेंडिचर बुक कर दोगे, क्योंकि अब आप उसको इंटेग्रल में लेके आ रहे हो। समझ आ गई ये बात? अब आगे आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Forward contract is an agreement between two parties whereby one party agree to buy from or sell to the other party an asset at future date। फिर वही बात आ गई, फ्यूचर डेट पे देनी है पर एग्रीड प्राइस पे देनी है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट द एसेट इज फॉरेन करेंसी। तो एसेट क्या है आपकी, फॉरेन करेंसी है, क्योंकि उसी का तो आप बुकिंग कर रहे हो ना, फॉरेन करेंसी की बुकिंग कर रहे हो ना यहाँ पर। पर्पस क्या होता है इसका? Purpose of accounting treatment of forward exchange contract has been classified in two types. पहला है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड फॉर मैनेजमेंट रिस्क, हम पहले पढ़ चुके हैं। या तो हम हेजिंग के लिए करते हैं, हेजिंग वर्ड याद कर लेना, जिसको हम मैनेजमेंट रिस्क बोलते हैं, या फिर हम ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के लिए करते हैं। अब आता है आगे डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के लिए मैं बुलाऊंगी आप में से बेअंत को, और आप पढ़िए। Disclosure. An enterprise should disclose amount of exchange difference included in the net profit or loss, amount accumulated in foreign exchange translation reserve,
reconciliation of opening and closing balance of foreign exchange translation reserve. If the reporting currency is different from the currency of the country in which entity is domiciled, the reason for such difference. A change in classification of significant foreign operation need following disclosures. Name of nature of change in classification, the reason for the change, effect of such change on shareholders' fund, impact of change on net profit or loss for each prior period presented. The disclosure is also encouraged of an enterprise foreign currency risk management policy. अब देखिए वो डिस्क्लोजर में क्या कहता है कि आपको एक एज ए एंटरप्राइज क्या चीज डिस्क्लोज करनी है। सबसे पहले एक्सचेंज रेट डिफरेंस जो आपने प्रॉफिट या लॉस में लिए वो आपने दिखाने हैं। दूसरा, अगर आप ऑपरेशन नॉन इंटेग्रल पार्ट से चल रहे हो तो जो आपने एक्यूमुलेटेड एक्सचेंज रेट ट्रांसलेशन रिजर्व बनाए हैं वो दिखाने हैं आपको डिस्क्लोजर में। रिकंसिलेशन दिखानी है आपने, जो आपके ओपनिंग रिजर्व थे और जो आपके क्लोजिंग रिजर्व हैं वो क्यों डिफरेंस आ रहा है वो आपने रिकंसिलेशन दिखानी है। इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ कंट्री, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस कंट्री में आप डोमिसाइल्ड हो यानी जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, जैसे मैं इंडिया में काम कर रही हूँ लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट किसी और करेंसी में दे रही हूँ, तो उसका रीजन मुझे देना होगा कि मैं किसी और करेंसी में क्यों अपनी स्टेटमेंट बना रही हूँ। A change in classification of significant foreign operations needs following disclosure. अगर आप significant foreign operations में कुछ change करते हो तो क्या आपको disclose करना पड़ेगा। Nature of change in classification, आपने जो change किया, reason of change, क्यों change किया, effect of such change on shareholder fund पे क्या impact पड़ेगा, impact of change on net profit और loss पे क्या impact पड़ेगा, and disclosure is also encouraged for an enterprise foreign currency risk management policy. अब जिस तरह हमने कल पढ़े थे डिफरेंसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में, वही हम यहाँ पढ़ेंगे। Presently in India, Indian Accounting Standard 21, the effect of change in foreign exchange rate deal with the same issue. Indian Accounting Standard 11 differ from Accounting Standard 21 with respect to the following points. Indian Accounting Standard 21 forward exchange contract are not covered. इसमें फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होते, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं। इसमें अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शनल करेंसी अप्रोच, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम बेस्ड ऑन इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल, यहाँ पर फंक्शनल करेंसी के बेस पे ले रहे हैं। यहाँ पर हमने दो पार्ट बनाए, इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल। यहाँ नो स्पेसिफिक गाइड इसकी कोई प्रोवाइड नहीं है, किस चीज की, ऑप्शन टू रिकॉग्नाइज एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ सर्टेन लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम्स ओवर पीरियड ऑफ अवेलेबल। प्रेजेंटेशन करेंसी कुड बी डिफरेंट फ्रॉम लोकल करेंसी, यहाँ पर इसकी कोई स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 जेट्स लिमिटेड ए ई-कॉमर्स firm entered into foreign currency transactions relating to fees of technical service paid to a Lucas Limited, an Atlanta based organization in USA में है कोई, ठीक है, उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। द ट्रांजैक्शन वाज फॉर $24,000 विच वाज एंटर्ड इनटू 7/12/2022 यानी 7 दिसंबर 2022 को आपने एंट्री करी अपनी बुक्स में। द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड, उसकी पेमेंट की हमने 20 मई 2023 को। एक्सचेंज रेट जो 7/12 को था वो आपका 73.80 था, 1 जनवरी को आपका 73.95 था, 31 मार्च को 75.45 था और 20 मई को 76.50 था। तो अब हम देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या मांगते हैं ये हमारे से, ascertain the amount at which transaction would get recognized in the books, calculate amount of foreign exchange gain or loss to be recorded in financial year 2022, 23, 23, 24। तो अब ध्यान से देखना इस सॉल्यूशन को और आपने करना है सब लोगों ने अपने घर पे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 a foreign currency transaction should be recorded
on initial recognition in reporting currency by applying to foreign currency amount the exchange rate between reporting currency and foreign currency. तो टेक्निकल सर्विस हमने $24,000 को दी 7/12 को हमारा एक्सचेंज रेट क्या था ट्रांजैक्शन डेट को? देखो 73.80 था। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। तो आपने सर्विसेज, आपकी रेवेन्यू कितनी बुक हो गई? 17,71,200 रुपए की रेवेन्यू बुक हो गई आपकी। ठीक है, यस मैम। फिर 1 जनवरी का इससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर हम देखते हैं 31 मार्च को क्या हमने उसकी पेमेंट कर दी थी या नहीं करी थी। हम तो पेमेंट 20 मई को कर रहे हैं ना, तो 31 मार्च को फिर हमें देखना पड़ेगा क्लोजिंग डेट पे रेट क्या है 75.45। तो उस हिसाब से हमारी लाइबिलिटी कितनी बनती है 18,10,000 की, जबकि हमने लाइबिलिटी हमारी एंट्री हुई है 17,71,000 की। अगर हम 31 मार्च को बुकिंग करते हैं अपनी बैलेंस शीट में तो 18,10,800 की करेंगे। तो 39,600 का डिफरेंस हमारा लॉस हो गया क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई ना हमारी। ठीक है, यस मैम। अगर हम पहले पेमेंट कर देते हैं इस डेट को तो हमें 17 लाख देने पड़ते हैं। अगर हम 31 मार्च को पेमेंट करेंगे तो 18,10,000 देने पड़ेंगे। तो 39,600 रुपए की हमें बुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो पिछले साल का लॉस है। अगले साल करेंगे ऐसे तो हम सीधा पेमेंट डे पे भी आ सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन 31 मार्च को हमारा मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है ना, जब हम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी लेते हैं तो पिछले साल का फ्लक्चुएशन रेट भी तो उसी साल बुक करना चाहिए ना हमें। ठीक है, यस मैम। अब आए हम 20 मई को। 20 मई को हमें पेमेंट देनी पड़ी 18,36,000 रुपए की। अब हमने बुकिंग करी थी 31 मार्च को 18,10,800 की। पेमेंट करनी पड़ी हमें 18,36,000 की, तो 25,200 का और लॉस हो गया हमें। ठीक है, यस मैम। तो अब ये लॉस हमारा 24-25 में बुकिंग होगी क्योंकि 31 मार्च के बाद का लॉस है। ठीक है, यस समझ मैम। आ गया है नहीं? इसी तरह से आप ये इसके क्वेश्चंस करेंगे जितने भी हैं आपके, क्योंकि मैं एक एक नहीं करवाऊंगी। हाँ, बट ये है कि अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, लेकिन डाउट उसी को होगा जो पढ़ेगा। जो नहीं पढ़ेगा उसको कोई डाउट ही नहीं हो सकता। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसके लिए अब मैं बुलाऊंगी आप में से, ये कौन है नीचे? हिमांशी वर्मा। हिमांशी यस वर्मा, मैम। आप पढ़िए बेटा आगे। मैम क्या पढ़ना? अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर फॉर गवर्नमेंट गवर्नमेंट। ग्रांट्स। Okay, ma'am. The standards deal with accounting for government grant. Government grant are sometimes called by other names such as subsidies, cash incentive, duty drawback, etc. This standard does not deal with first the special problem arising in accounting for government grant in a financial statement reflecting the effects of charging prices Changing or in prices. supplementary information of a similar nature. Second, government assistance other than in the form of government grant, government partitions in the ownership of the enterprise. Definition: government refer to government and government agency and similar bodies, whether local, national, or international. Government grants are assistance by government in cash or kind to an enterprise for a past or future compliance with certain conditions. They exclude those form of government assistance which cannot be reasonable, have a value placed upon them, and transactions with government which cannot be Distinguished from distinguished the normal trade. from the normal trading transaction of the enterprise. Accounting treatment of government grants. Capital approach.
versus income approach. Total fraud approach may be followed for the accounting treatment of government grants, the capital approach, under which a grant is treated as a part of shareholder funds, and the income approach, under which a grant is taken to income over one or more periods. Capital approach. Many government grants are in a nature of promoter contribution, and they are given with the reference to the total investment is in an undertaking or by way of contribution toward its total capital outlay, and no repayment in ordinary expects in a case of such grants. These should therefore be credited directly to shareholder funds. Second, it is inappropriate to recognize government grants in a profit and loss statement, since they are not earned but represent an incentive provided by government without related cost. Income approach. Government grants are rarely gratuitous. Gratuitous. The enterprise earn them through compliance with other conditions and meeting the invest obligations. They should therefore be taken to income and matched with the associate cost with which the grant is intended to compensate. As income tax and other tax are charged against income, and it is logical to deal also with government grants, which are an extension of physical policy in a profit and loss statement. In case grant are credit to shareholder funds, no correlation is done between the accounting treatment of the grant and the accounting treatment of the expenditure to which the grant relates. ठीक है, It is generally देखिए considered. बस अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में आती है. दिस स्टैंडर्ड डील्स अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो समटाइम्स हम उसको सब्सिडी भी बोलते हैं, या कैश इंसेंटिव, या ड्यूटी ड्रॉबैक. गवर्नमेंट ना कुछ इंसेंटिव देती है कि आपने रिमोट एरिया में काम कर रहे हो, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट है, या किसी ऐसी सोशल सर्विस में काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है, या कैश इंसेंटिव दे देती है, या ड्यूटी आपकी जो टैक्स लग रहा है उसको वापस दे देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक. ठीक है. द स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद, किसके साथ ये स्टैंडर्ड डील. अभिषेक, एक मिनट बेटा. पंखा और दरवाजा बंद कर. पंखा और दरवाजा. जहां पर ये आपका स्टैंडर्ड डील नहीं करता है वो है स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइजेस और इन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिमिलर नेचर. देखो, अगर आपकी कोई स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है, तो स्पेशल चीज कोई भी होती है, अब नॉर्मल चीज हम उसको नहीं लेते कहीं भी. गवर्नमेंट असिस्टेंस अगर आपको दे रही है अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, वो ग्रांट नहीं दे रही है आपको, असिस्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है. ठीक है. एक तो होता है कि आपको ये कहा जाए कि ये लो बेटा, आप ये पैसे ले लो और आप खर्च कर लो. दूसरा ये कहा जाए कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पैसे कमाने का तरीका बता दिया जाएगा, आप खुद कमाओ खुद खाओ. तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोलेंगे. वहां पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा. समझ आ गया आपको ये बात? इसके अलावा गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप. अगर गवर्नमेंट आपके ओनरशिप की एक पार्टनर है, यानी कि एक पार्ट गवर्नमेंट ने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, ओनरशिप है गवर्नमेंट की, तो फिर वो ग्रांट नहीं होगी, वो तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी. जैसे ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वैसे गवर्नमेंट ने कर दी, फिर वो ग्रांट थोड़ी ना हुई. समझ आई आपको ये बात? हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है आपको?
बताया करो, मुझे भी तो फीडबैक मिलनी चाहिए ना आपसे। अब डेफिनेशन, गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन है? गवर्नमेंट एजेंसी, कोई गवर्नमेंट की बॉडी, लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाहे वो नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल है, यूएनओ हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वो इंटरनेशनल है। ये सब गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है? गवर्नमेंट आपको दे रही है, चाहे वो कैश दे रही है या इन काइंड दे रही है फॉर द पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। आपको कंप्लायंस तो करनी पड़ेगी। जैसे आपको पेरेंट्स ने कह दिया कि बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करो, 60% मार्क्स लेके आओ, तो आपको हम ये चीज लेके देंगे। ऐसे ही आपको जैसे अब ये मिला हुआ है, ग्रांटी मिली हुई है, अगर आपको ये बोल दिया जाए, जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का मैंने सुना था पंजाब में काफी एक बैच चल रहा है, तो वो मेरिटोरियस स्टूडेंट को कौन होते हैं? जिसके 95 से अबव आ गए या 90 से जो भी क्राइटेरिया, गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये कर लो क्राइटेरिया कंप्लीट, आपको हम पढ़ाते हैं। तो वो क्या इन काइंड मिल रहा है आपको, ग्रांट मिल रही है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन है ना उसके लिए, कुछ कंप्लायंस है, ऐसे फ्री में नहीं देगी ना गवर्नमेंट कुछ भी। दे एक्सक्लूड दोज फ्रॉम गवर्नमेंट असिस्टेंस। फिर वही बात आ गई कि गवर्नमेंट असिस्टेंस को नहीं लेना है, वो आपकी ग्रांट नहीं है, ठीक है। which can't reasonably have a value placed upon them, and transaction with government which can't be distinguished from normal trading transaction of the enterprise। अब आगे आते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। दो ट्रीटमेंट है, कैपिटल अप्रोच वर्सेस इनकम अप्रोच, यानी कि आप उसको कैपिटल मान रहे हो या आप उसको अपनी इनकम मान रहे हो, दोनों अप्रोचेस को हमने करना है। तो सबसे पहला आता है आपका कैपिटल अप्रोच। मैनी गवर्नमेंट ग्रांट्स आर इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स, कंट्रीब्यूटर। उसने बहुत बड़ी आपको लैंड दे दी सरकार ने, दे आर गिवन रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट दे दी आपको, ठीक है, कैपिटल आउटले दे दिया। तो वो जो है आपकी एक तरह से डायरेक्टली हम क्रेडिट कर देते हैं शेयर होल्डर फंड को, यानी कि गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया आपको, लैंड दे दी, जमीन दे दी, कोई मशीन दे दी बहुत बड़ी, कुछ भी दे दिया, तो वो आपकी कैपिटल अप्रोच मानी जाती है। इन इट इज इनएप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट इन प्रॉफिट एंड लॉस। इस केस में आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर नॉट अर्न बट रिप्रेजेंट इन एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विदाउट रिलेटेड कॉस्ट। गवर्नमेंट ने आपसे उसका कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में आपको दे दिया। जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज खुली होती हैं, उसकी लैंड फ्री में ही मिलती है, वो तो चलो है ही गवर्नमेंट के ना। अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने कुछ दे दिया तो वो कैपिटल अप्रोच आएगी। इनकम अप्रोच क्या है? आर रेयरली ग्रेटिट्यूअस, यानी कि द एंटरप्राइज अर्न देम थ्रू कंप्लायंस। अब उसने कंप्लायंस करनी है with their conditions and meeting the obligations, they should therefore be taken to income। अब आप कुछ आपने कमाया है उस चीज को, यानी कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपने कुछ काम करके दिखाया है, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, आपको फ्री में कुछ नहीं मिला वो। तो दैट इज इनकम एंड मैच्ड विद एसोसिएटेड कॉस्ट विच द ग्रांट इज इंटेंडेड टू कंपनसेट, तो फिर वो आपकी इनकम मानी जाएगी। As income tax and other taxes are charged against income, it is logical to deal also with government grant, which are extension of fiscal policies in the profit and loss statement. In case grant are credited to shareholder funds, no correlation is done between accounting treatment of grant and accounting treatment of expenditure to which grant relates। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने उसको किस तरह से उसको अपनी बुकिंग करनी है और किस तरह से खर्च करना है, उसका कोई उसमें आपस में कोरिलेशन नहीं है। It is generally considered appropriate that accounting for government grant should be based on the nature of relevant grant। देखो, grant which have characteristics similar of those promoters contribute should be treated as part of shareholder fund। जो कैपिटल वाली थी ना, प्रमोटर के बेस पे कंट्रीब्यूट करती है,